एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं CTT जुलाई 2023 की जो परीक्षा होने जा रही है उसके तैयारी से संबंधित बाल विकास का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। CDP पार्ट 1 5 सब्जेक्ट की जो हमारी परीक्षाएँ होती हैं, 5 विषय जो हमारे होते हैं पेपर 1 to 5 का, उसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वह है CDP का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी पहली वीडियो में यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता चला होगा, देखे होंगे कि मैंने पहला चैप्टर जो था उसको पूरा किया है। इसके पहले की वीडियो में आप हमारे इस चैप्टर 1 के पूरी डिटेल्स देख सकते हैं जो कि 3 पार्ट में बनाया गया है। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ वह है बाल विकास के सिद्धांत। यह चैप्टर नंबर 2 है CDP का। यह पेपर 30 नंबर का होता है CDP, जिसमें 15 नंबर के कंटेंट होते हैं तथा 15 नंबर आपके पेडागोजी से होते हैं। आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जहां से आपको CTET BEd DLED से संबंधित सभी नोट्स आपको मिल सकेंगे। यदि आप नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए हमारे जो दी गई फ़ोन नंबर है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 497549114214। इस नंबर पर आप BEd DLED MEd तथा साथ ही साथ जो आपका यहाँ पर CTT की परीक्षा होने जा रही है इससे संबंधित यदि आपको कोई नोट्स की आवश्यकता है तो आप इस नोट्स को हमसे ले सकते हैं और आपको यह नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आगे भी जुड़े रहेंगे तथा इस वीडियो से आपको अधिक से अधिक लाभ हो सकेगा, इसी प्रयास को लेकर के मैंने यह वीडियो तैयार किया है। ये हैंड रिटन नोट है, प्रिंटेड नोट नहीं है। स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हैंड रिटन नोट है, बहुत मेहनत करके बनाया गया है। प्रिंटेड नोट्स और हैंड रिटन नोट्स में बहुत अंतर होते हैं। आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि क्या इसमें परेशानियाँ होती हैं, कितनी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं और कितना मेहनत होता है। खैर, फिर भी यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और यदि पुराने हैं तो लाइक शेयर तथा कमेंट्स जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा और हम आपके सहयोग में हमेशा खड़े रहेंगे। शिक्षा और रोजगार क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी सूचनाएं होती हैं हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है CDP का दूसरा चैप्टर है, यह है कि बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के बारे में हम लोगों ने अभी चैप्टर 1 में बहुत कुछ पढ़ा है, देखा है। आप उससे अधिक जानकारी चाहते हैं, इस वीडियो की तुलना में अधिक जानकारी चाहते हैं बाल विकास के लेकर के, तो आप हमारे जो चैप्टर 1 की 3 पार्ट में बनी हुई वीडियो है उसे आप देख करके मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से उसे आप लाभान्वित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत, उसका सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यह होता है कि बाल विकास की अवधारणा क्या है। बाल विकास की अवधारणा क्या है अर्थात इसके कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड क्या है, उस पर हम लोग चाइल्डहुड डेवलपमेंट इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसका पहला पॉइंट है कि बालकों में समय के साथ हुए गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन को हम बाल विकास कहते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है, फिर से रिपीट करता हूँ। बच्चों के विकास को हम कैसे समझते हैं? केवल उम्र बढ़ जाने से उसमें विकास नहीं होता है। उम्र एक परिपक्वता सीमा के बाद जो है कि रुक जाती है, परंतु उसमें यदि हम देखना चाहते हैं कि बालकों में समय के साथ हुए गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि बाल विकास के सिद्धांत क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन में होने वाले जो बदलाव होते हैं उसे ही हम बाल विकास का अवधारणा या बाल विकास कहते हैं। इसका विशेष करके आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न घुमाकर पूछा जाता है कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं, तो बालकों में समय के साथ गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन को ही हम बाल विकास कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट यह बनता है कि समय के साथ उनके शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई व सामाजिक विकास होने चाहिए। कहने का मतलब आप ध्यान से समझिएगा,
बच्चों में जो परिवर्तन होते हैं, विकास होता है, वह समय के साथ होता है। ऐसा नहीं कि उम्र हो गई परिपक्वता की और उसमें जो है कि आपका विकास नहीं हुआ, शारीरिक रूप से अगर विकास नहीं हुआ तो उसको हम एक बीमारी का नाम देते हैं। मानसिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से, भाषाई तथा सामाजिक स्तर पर यदि विकास नहीं होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वह कहीं ना कहीं व्यक्ति समस्याओं से पीड़ित है, वह बालक समस्या से पीड़ित है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि समय के साथ साथ उस बच्चों में शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई व सामाजिक विकास, सभी क्षेत्र पर उसका विकास होना चाहिए। और यदि होता है तभी हम उसे कह सकते हैं कि यह सही अर्थों में विकास है। दूसरी तरफ इसका एक और पॉइंट है कि विकास एवं अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ती है। विकास और अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ती है। विकास एवं अधिगम दोनों एक समान गति से नहीं बढ़ती है। यह भी बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि विकास की उम्र सीमा का कोई लिमिट नहीं होता है और अधिगम की विकास सीमा का, अधिगम के लिए जो सीमा होती है उसका भी कोई लिमिट नहीं होता है। लेकिन कहा गया है कि विकास एवं अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ पाती है। यह थे विकास की अवधारणा, बाल विकास की अवधारणा। अब आगे बढ़ते हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इस बात पर हमें जानकारी होनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है यह प्रश्न कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हमें ध्यान रखना होता है। पहला है वंशानुक्रम, वंशानुगत कारक। वंशानुगत कारक में वैसे कारक को रखा जाता है जिससे कि बच्चों में विशेष करके जो रंग रूप में यदि परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन, आकार से अभिप्राय है बच्चा लंबा होता है, ठिकना होता है, मोटा होता है, तो आकार में परिवर्तन माता और पिता दोनों में से जिन ज़्यादा प्रभावी होंगे उसके अनुसार बच्चों में इस तरीके के परिवर्तन पाए जाते हैं। रंग रूप में होता है, आकार में होता है, शारीरिक गठन में भी होता है। शारीरिक गठन से भी अभिप्राय यह है कि वह डिल डॉल होगा, पतला दुबला होगा, हेल्दी होगा। ये सभी कुछ जो है कि शारीरिक गठन पर निर्भर करते हैं जो माता पिता से उन्हें गुण प्राप्त होते हैं। ऊंचाई अर्थात हाइट भी, ये सभी गुण जो होंगे वंशानुक्रम आते हैं बच्चों के माता पिता से, जिनके माध्यम से आते हैं। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि वंशानुक्रम या वंशानुगत में आने वाले कौन कौन से विकास है, तो उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो उसमें आपको जो इसमें से ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे उसको आप पकड़ सकते हैं कि नहीं, ये जो है कि वंशानुगत में नहीं आते। इसी प्रकार से इसके प्रश्न बनते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि ये सभी वंशानुगत में आते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो परिवर्तन होंगे वह क्या हो जाएगा, उसको हम लोग इसके बाहर रखेंगे। तो इस प्रकार से 1 नंबर के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद बारी आती है कि बुद्धि सीखने की योग्यता। बुद्धि किसे कहते हैं, तो सीखने की योग्यता, समस्या समाधान, तार्किक एवं निर्णय लेने की क्षमता। क्या कहा गया है, बुद्धि किसे कहते हैं, तो सीखने की योग्यता, समस्या समाधान, तार्किक एवं निर्णय लेने की क्षमता। सीखने की योग्यता मतलब यह हुआ कि कोई बच्चे कम समय में जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे देर समय में भी कम सीख पाते हैं, तो वहाँ सीखने की योग्यता हो गई। समस्या समाधान से अभिप्राय यह है कि बच्चों के जीवन में जो समस्याएं होती हैं वह अपने अनुभव से आधार पर स्वयं सीखता है और उस समस्या का समाधान निकालता है, तो इसे हम समस्या का समाधान कहते हैं। तथा उसके बाद आगे है तार्किक एवं निर्णय लेने की क्षमता। तार्किक एवं निर्णय लेने की क्षमता से अभिप्राय है कि जो उसके जीवन में चलते चलते जो समस्याएं आती हैं उन समस्या को दूर करने के लिए वह कैसे इसे दूर कर सकता है और उसके लिए जो निर्णय लिए जाएंगे वह कितना ही उस समस्या को समाधान करने में सार्थक है, यह बात मायने रखता है। तो इसी सब तरह की जो क्षमता यदि उस बच्चों में आ जाती है तो उसे हम कहते हैं कि बुद्धि की क्षमता विकसित हो गई है या फिर वह बुद्धिमान है। तीसरा पॉइंट आता है बालक में संवेगात्मक विकास का संतुलन। बालक के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास, ये सभी जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम संवेगात्मक विकास की श्रेणी में रखते हैं। ध्यान से समझिएगा, फिर से बता रहा हूँ। बालक के संवेगात्मक विकास का संतुलन अर्थात बच्चों के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में यदि परिवर्तन होता है तो इसे हम संवेगात्मक विकास का संतुलन कहते हैं। चौथा पॉइंट होता है कि बालक में शारीरिक व मानसिकता का पूर्ण विकास आवश्यक होता है। अर्थात बालक का शरीर तो समय तक बढ़ता है लेकिन उसका विकास भी उसी अनुपात में होना चाहिए। यदि केवल उम्र बढ़ते जा रही है और मस्तिष्क का विकास नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं वह बालक जो है कि किसी न किसी बीमारी का वह शिकार हो जाता है। अर्थात वैसी स्थिति में उस बच्चे का विकास हम नहीं कह सकते हैं। तो बालक के शरीर और मानसिक का पूर्ण रूप से साथ ही में विकास होना आवश्यक होता है।
चलिए, अब ये थे आंतरिक कारक। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बाह्य कारक कौन कौन से हैं। तो बाह्य कारक में हम देखते हैं कि बाह्य कारक में पहला है आसपास का वातावरण, अर्थात जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ कैसा माहौल है। यदि पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर बच्चे हैं और उसे पढ़ने लिखने के माहौल में रहने का मौका मिलता है, विद्यालय है, उसकी संगति में अच्छे बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से वह जो उन्हें कारक मिलेंगे वह उनके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, जो कि उन्हें आपस में आगे के विकास करने में उसकी मदद करते हैं। इसी प्रकार दूसरा कारक होता है परिवार एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति। परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से अभिप्राय यह है कि यदि बच्चा जिस समाज में रह रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो फिर वहाँ पर कहीं उसके पढ़ाई लिखाई में जो साधन संसाधन या आर्थिक कमी तो नहीं आ रही है, तो इस परिस्थिति में होने वाली जो कमी होगी, परेशानियाँ होगी, उसे हम सामाजिक आर्थिक कमी को उसमें कह सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। तीसरा कहा गया कि बालक अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है। बालक अपने जीवन से बहुत कुछ सीखता है। तो बालक अपने जीवन से जो कुछ भी सीखता है वह सभी बाहर से ही उसको सीखने का मौका मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि बाह्य जो कारक हैं जिससे कि बच्चे सीखते हैं, सीख पाते हैं, तो ये सभी जो कारक हैं, जिसमें कि आपको मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। पहला है आसपास का वातावरण, दूसरा है परिवार एवं समाज की आर्थिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, तीसरा है कि बालक अपने जीवन में भी बहुत कुछ सीखता है। तो कुछ अनुभव के आधार पर सीखता है, कुछ बाहरी वातावरण से सीखता है, और जब सीख लेता है तो उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। तो ये सभी कारक उसके बाह्य कारक में आ जाते हैं। अब बारी आती है हमारे पास वह है कि बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सिद्धांत को यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। यह आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि यह कौन कौन से सिद्धांत है और यह हमारे लिए कैसे सार्थक होता है, कहीं सही होता है। तो नंबर 1 है निरंतरता का विकास, दूसरा है विकास दिशा का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, चौथा है क्रमबद्धता का सिद्धांत, पाँचवा हो जाता है वंशानुगत एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, छठा हो जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सातवां हो जाता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, आठवां होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर कुल 8 मिलाकर के सिद्धांत दिए गए हैं जो बाल विकास के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत, नंबर 2 है विकास दिशा का सिद्धांत, नंबर 3 है व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, 4th है क्रमबद्धता का सिद्धांत, 5वां है वंशानुगत एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, 6ठा है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने का सिद्धांत, 7वां है परस्पर संबंध का सिद्धांत और 8वां होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इस प्रकार हमने देखा कि बाल के जो बच्चों में बाल विकास के जो सिद्धांत हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। अब इसको एक एक करके हम लोग संक्षिप्त रूप से व्याख्या करते हैं, क्योंकि बहुत विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय में पूरे सिलेबस को ख़त्म करना है। तो उसके मुख्य बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहला हमारा सिद्धांत है बाल विकास का पहला सिद्धांत कहता है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत से अभिप्राय है कि विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, अर्थात यह जीवन पर्यंत चलने की प्रक्रिया है, यह कभी रुकने की नहीं है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है हमेशा उसमें कुछ न कुछ विकास होते रहता है। तो विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, इसमें गति भिन्नता पाई जाती है, इसमें गति भिन्नता पाई जाती है। कहने से अभिप्राय यह है कि कभी व्यक्ति स्लो सीखता है, धीरे धीरे सीखता है, कभी देर से सीखता है, कभी जल्दी सीख लेता है। तो यही कहा गया है कि इसमें गति भिन्नता पाई जाती है। नंबर 2 कहा गया है कि विकास दिशा का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत, बालक का विकास सिर से पैर की दिशा की ओर होता है, सिर से पैर की दिशा की ओर होता है। अर्थात जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके ब्रेन ही सबसे पहले धीरे धीरे विकसित होना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे शरीर का निर्माण होता है। दूसरे अर्थों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि मनुष्य का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वह पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। यदि दिमाग सही नहीं है, मस्तिष्क के रूप से वह स्वस्थ नहीं है, तो शरीर का विकास भी सही से नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि बालक का विकास सिर से पैर की दिशा की ओर होता है। अब यहाँ पर आपके प्रश्न बनेंगे कि विकास की दिशा में बाल विकास का सिद्धांत किस तरीके से काम करता है। तो आपको जवाब देना होगा कि बालक का विकास सिर से पैर की दिशा की ओर होता है। शुरुआत में सबसे पहले बालक का सिर उठता है और फिर बैठना सीखता है
और फिर तत्पश्चात चलना सीखता है। देखिए आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि बाल के विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले वह बालक सिर उठा करके सिर उठाता है, फिर बैठना सीखता है, फिर तत्पश्चात चलना सीखता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत से अभिप्राय यह है प्रत्येक मानव के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। प्रत्येक मानव के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इसी कारण से एक ही उम्र में दो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। और इसी कारण से एक ही उम्र के बालकों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। अब चौथा पॉइंट हमारे पास वह क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत क्या है? एक ही समुदाय के प्राणी के विकास का एक क्रम पाया जाता है। एक ही समुदाय के प्राणी के विकास का एक क्रम पाया जाता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आपने यहाँ देखा कि यह जो अवस्था बच्चा जब जन्म लेता है 0 से लेकर के 3 वर्ष की अवस्था तक या 5 वर्ष की अवस्था तक, उसे शैशवावस्था कहते हैं। फिर बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है। इसमें किसी भी अवस्था को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं कि मैं कह दूं कि सबसे पहले बाल्यावस्था होती है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो ऐसे नहीं हो सकता, इसके क्रम बने हुए हैं। इसीलिए कहा गया है कि क्रमबद्ध तरीके से इसका विकास होता है। एक ही समुदाय के प्राणी के विकास का एक क्रम पाया जाता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था। आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट है कि वंशानुगत एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो वंशानुगत व वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत यह कहता है कि बालक के विकास में वंशानुगत गुण तथा वातावरणीय गुण दोनों ही अंतःक्रिया होते हैं। कहने से तात्पर्य हुआ कि वंशानुगत यदि कुछ गुण उसके बच्चों में है, उस बच्चे में है, माता पिता के गुण हैं, और फिर भी यदि उनको वातावरण अच्छा मिलता है तो उसमें अच्छा विकास होगा। और यदि माता पिता के गुण अच्छे तो हैं और वातावरण सही नहीं मिलता है तो वह बच्चा वातावरण से प्रभावित होकर के गलत रास्ते पर चला जाएगा। और बच्चों के अंदर यदि कुछ कमियां भी हैं लेकिन वातावरण यदि सही मिलता है तो बच्चों में विकास अच्छा होता है और अंतःक्रिया होते हुए आगे की ओर विकास करता है। छठा पॉइंट आता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर का अभिप्राय यह है कि प्राणियों में विकास सामान्यतः सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है। नवजात शिशु अपने सिर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने हाथों का सामान्य रूप से चलाता है। प्राणियों में विकास सामान्यतः सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होने वाला जो परिवर्तन है सिद्धांत, वह किस प्रकार से काम करता है। अब है सातवां पॉइंट कि बालक संबंध का सिद्धांत। बालक संबंध का सिद्धांत क्या है? तो बालक के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास में परस्पर संबंध होता है। बालक के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास में परस्पर संबंध होता है। इसलिए कि सबसे पहला बालक का जब मानसिक रूप से, पहले तो शारीरिक रूप से वह जब स्वस्थ होता है तभी कि जब वह मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, तो मानसिक रूप से पहले स्वस्थ होना चाहिए, फिर शारीरिक रूप से, उसके बाद संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं और फिर जाकर के वह समाज में जाकर के जब पहुंचता है तो ये सभी आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके संबंध का निर्माण करते हैं और बच्चे समाज में विकास का सिद्धांत को पालन करते हैं। आठवां पॉइंट होता है कि सामान्य बालकों के विकास का क्रम समान ही होता है। सामान्य बालकों के विकास का क्रम समान होता है, अर्थात यदि सभी बच्चे एक जैसे हैं, उसमें यदि कोई विशेष आवश्यकता वाले विशिष्ट बालक नहीं है, तो सभी बच्चों में उम्र के अनुसार, उम्र के साथ सही रूप से विकास होता है, क्रम रूप में। इसी बात को यहाँ दर्शाया गया है कि सामान्य बालकों के विकास का क्रम समान ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, अर्थात बालक में, बच्चों में जो विकास हो रहा है वह पढ़ाई से, शिक्षा से, एजुकेशन से कैसे उसको कोरिलेट कर दिया गया है, अर्थात कैसे वह हमारे लिए उपयोगी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके CTT में से प्रश्न कैसे बनते हैं मैं बताता चलूँगा। शैक्षिक महत्व यह होता है कि सबसे पहले वह व्यक्ति व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम देखते हैं और फिर समझते हैं। अर्थात व्यवहार जो होता है समझने में, व्यक्ति, बच्चा, बालक जो शैक्षिक रूप से सीख रहा होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं
और हम उसके व्यवहार को एज ए शिक्षक एक समझ सकते हैं। दूसरा है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि वह विकास कब होगा, क्या होगा और कैसे होगा, यह सीखता है। इस बात को सबसे महत्वपूर्ण बात रखा गया है। विकास का सिद्धांत कब, क्या, कैसे सीखना होता है, उसी से विकास होता है। विकास कब होना है, क्या किया जाए, किस क्षेत्र में किया जाए और कैसे सीखा जाए, इस बात का ध्यान रखना होता है। तीसरा है नकारात्मक सोच की सकारात्मक बनाता है। अर्थात बच्चों के अंदर काम नहीं करने के लिए, प्रोत्साहित नहीं होने के लिए, उत्साहित नहीं होने की स्थिति में उसके अंदर क्या है कि नकारात्मक शक्ति आ जाती है। तो उसे प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए जब सकारात्मक दिशा में हम आगे बढ़ाते हैं तो उसी को कहा गया है नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाता है। चौथा है कि बालक की रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति आदि का ज्ञान होने से पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं। बालकों के अंदर यदि उसकी रुचि जैसा रहे उसके अनुसार, उसकी सीखने की क्षमता जो होती है उसके अनुसार, तथा अभिवृत्ति हो गया कि उसको जिस भी काम में मन लगता है, जिस काम के प्रति उसकी रुझान होती है, उसके अनुसार यदि आप पाठ्यक्रम बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं, सिलेबस बनाते हैं, तो वह बच्चे जल्दी सीखते हैं और अपने उस क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। और अब हमारा मेहनत, शिक्षकों का मेहनत, प्रयास सभी सार्थक होता है, बच्चे उसमें सही रिजल्ट देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बालक की रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति आदि का ज्ञान होने से पाठ्यक्रम निर्धारित करने में अच्छा होता है, निर्धारण में आसानी होती है। पांचवा पॉइंट है बालक के विकास में सामंजस्य। बालक के विकास में सामंजस्य। अब सामंजस्य कहाँ कैसे स्थापित करना है, तो सामाजिक और संवेगात्मक विकास के बीच में। समाज में जहाँ हम रहते हैं तो हमने पढ़ा है कि समाज में आप रहने के साथ साथ आपके अंदर संवेगात्मक विकास भी होता है। तो समाज में रहने के साथ साथ जो संवेगात्मक मुख्य रूप से जो व्यवहार होते हैं, जैसे प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सभी, खुशी, ये सभी जो प्रकट करने के माध्यम होते हैं उसे हम संवेगात्मक विकास कहते हैं। तो ये सभी कहाँ से हम सीखते हैं, समाज से सीखते हैं और समाज के साथ इसका हम व्यवहार भी करते हैं। तो अर्थात यह हुआ कि बालक के विकास में सामंजस्य की स्थिति जो होती है उसे हम प्रकट करने पर जो है कि बाल विकास के सिद्धांत को पालन करते हैं शिक्षा के क्षेत्र से। और आखिरी है वातावरण का निर्माण। वातावरण का निर्माण अर्थात जब वातावरण सही होगा तो बच्चे सीखते हैं और सीखने के लिए वातावरण का निर्माण करना आवश्यक होता है। इसीलिए कहा गया है कि वातावरण का निर्माण इसमें परम आवश्यक होता है। चलिए अब हम आज के आखिरी टॉपिक पर पहुंच रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान इतने देर से, या हम लोगों को सिलेबस में पढ़ने दिया गया, इसका हम शिक्षा जगत से कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्या आवश्यकता है कि हम इसे अपने शिक्षा जगत में जोड़े। बाल मनोविज्ञान एक विषय है, इसमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसी सब मुख्य बातों को ध्यान रखना। और खास करके यह जो टॉपिक है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही VVI है, इसलिए कि इससे 100% क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं। पहला है कि बालक के व्यवहार को समझने में, अर्थात यदि बाल मनोविज्ञान के शिक्षक हैं और इसके लिए आज के वर्तमान समय में इसके लिए अलग से एक शिक्षक भी नियुक्त किए जाते हैं सभी विद्यालयों में, उसका कारण यह है कि बालक के व्यवहार को समझने के लिए। बालक के यदि व्यवहार को आप नहीं समझेंगे तो बच्चों के अंदर में, बालकों के अंदर विकास नहीं हो सकता है, और विकास नहीं होगा तो उससे जो है कि सबों को परेशानी होती है, अर्थात शिक्षक को, माता पिता को, अभिभावक को, उस बच्चे को, सभी को परेशानी होती है। अगला पॉइंट है कि बालक के स्वरूप को समझने में, अर्थात बालक का स्वरूप क्या है, अर्थात वह किसका किस तरीके से रुझान है, कैसा वह बनना चाहता है, उसको जो है कि पढ़ने के दौरान उसके रुझान को, स्वरूप को समझा जा सकता है। और एक अच्छे शिक्षक ही उस चीज़ को समझ करके उस दिशा में यदि उसका प्रोत्साहन किया जाए तो वह बच्चा जल्दी आगे बढ़ता है और रिजल्ट ओरिएंटेड कभी काम करता है। तीसरा पॉइंट है कि शैक्षिक प्रक्रिया को समझने के लिए, शैक्षिक प्रक्रिया को समझने के लिए, शैक्षिक प्रक्रिया से अभिप्राय यह है कि एजुकेशनल एक्टिविटीज, अर्थात बच्चों को किस विधि से पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए कि बच्चों में अच्छा रिजल्ट आए, इसी को कहा जा रहा है। हाँ, तो शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में यह बहुत सहायक होता है, जिसमें हम एजुकेशनल एक्टिविटी को शामिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक को प्रभावकारी बनाने में। शिक्षक को प्रभावकारी, अर्थात जब शिक्षक अपने बालकों के, छात्र छात्राओं के एक्टिविटी को, उसके अभिवृत्ति को, उसके अभिक्रिया को, प्रक्रिया को यदि समझने लगता है तो वह शिक्षक जो होते हैं वह अपने छात्र अनुकूल जब व्यवहार करते हैं तो छात्रों को भी उस शिक्षक के साथ काफ़ी एडजस्टमेंट करने में आसानी होती है। और वैसी स्थिति में जब पढ़ाते हैं शिक्षक तो वह बहुत ही प्रभावकारी होता है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षकों की जो प्रभावकारी व्यवस्था होती है यदि उनके और स्टूडेंट के बीच में आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। अगला पॉइंट है कि अध्यापन विधि का प्रभावी बनाने में। हम लोगों ने चैप्टर 1 का आखिरी में पढ़ा था कि कैसे कौन कौन सी शिक्षा विधियों का हम उपयोग करें, जिसमें आपको बताया गया था
कि अनुकरण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रशिक्षण विधि, इन सभी विधियों का आप जब प्रयोग करते हैं, आपको एपिसोड हमारे चैप्टर 1 के तीसरे एपिसोड में विशेष करके बताया गया है कि बच्चों को सिखाने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करें, जिससे कि बच्चे सीखने में अभिप्रेरित होकर के अपने पाठों को सीखेंगे और अपना रिजल्ट देंगे। तो इस तरीके से बालकों के सीखने के प्रति प्रेरित करने के लिए कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जो आपको चैप्टर 1 के एपिसोड नंबर 3 में आपको बताया गया है। इस चीज़ का आप चाहें तो देख करके समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है कि वर्ग अध्यापक के प्रति अभिरुचि को बढ़ाने में क्लास टीचर जो होते हैं वह अपने बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरकनेक्ट होते हैं और उनका उसके साथ जो व्यवहार होता है, क्योंकि वह जो शिक्षक होते हैं वह कक्षा में अन्य शिक्षकों की तुलना में अधिक से अधिक समय अपने छात्र छात्राओं के साथ देते हैं। वैसे स्थिति में जब शिक्षक अपने छात्र छात्राओं की बात को सुनेंगे, समझेंगे और उसके अनुरूप यदि उसमें सुधार होगा तो निश्चित रूप से वर्ग अध्यापक का उस छात्र छात्राओं का आपस में क्या होता है कि सहयोगात्मक भाव बढ़ने से पढ़ाई अच्छी होती है, सीखने की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अगला पॉइंट होता है कि भूमिका श्रेणी को समझने में, भूमिका जो होती है वह श्रेणी को समझने की, श्रेणी समझने से अभिप्राय यह है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जा सकता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि आगे सीखने की एक प्रक्रिया होती है, आप स्टेप से बाहर जा करके नहीं सीख सकते हैं। तो उस क्रमबद्ध सीखने की प्रक्रिया में भी यह बहुत मदद करता है। यदि शिक्षक समझदार हैं और शिक्षक बालकों की स्थिति को, मन स्थिति को समझ ले रहे हैं तो वहाँ पर उनको सीखने में समझ आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ग अनुशासनहीनता में के समाधान में, वर्ग अनुशासनहीनता के समाधान में, वर्ग अनुशासन अर्थात क्लास में बच्चों की डिसिप्लिन तभी गड़बड़ होती है जब शिक्षक और बच्चों के बीच में गैप आ जाता है, अर्थात एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्ग अनुशासन डिस्टर्ब होता है। परंतु वर्ग और अनुशासन में वर्ग के छात्र छात्रा एवं शिक्षकों के बीच में आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, एक दूसरे की जो समस्या है उनको समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में कक्षा का अनुशासनहीनता नहीं बन पाता। इसलिए कहा गया कि वर्ग अनुशासनहीनता में समाधान होता है। अगला पॉइंट है कि मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में, ऊपर के दिए गए सभी सलाह, सभी जो उपाय हैं, यदि उसको किया जाए तो छात्र छात्राओं के साथ में शिक्षक के बीच जो मानसिक स्थिति, स्वस्थ मानसिक स्थिति विकसित होती है, उससे एक दूसरे को कक्षा का जो पढ़ाई का माहौल है, शिक्षण का जो माहौल है, वातावरण है, उसको बेहतर बनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो है कि शिक्षा का स्तर जो है कि उन्नत होता है। अगला पॉइंट है कि स्वविश्लेषण तथा स्वसमझदारी में, यदि आप शिक्षित हैं, साक्षर हैं और अच्छे शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, अर्थात बाल मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों के मानसिक स्थिति को समझने में आपको मदद मिलती है, स्वविश्लेषण में भी और स्वसमझदारी में भी, क्योंकि बाल मनोविज्ञान हमें इन सभी बिंदुओं को समझने के लिए तथा समझाने के लिए बताता है कि कैसे हमें बच्चों के साथ स्वविश्लेषण करना है तथा स्वसमझदारी करनी है। और आखिरी है जो बाल मनोविज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है, वह है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में, बालक का व्यक्तित्व अर्थात बालक की पर्सनालिटी को कैसे विकसित करना है। इसके लिए जब तक हम बाल मनोविज्ञान के बारे में शिक्षित न रहेंगे, शिक्षा का नहीं मिली रहेगी, हम उनको उसमें आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यह आज जो हमारा टॉपिक था वह यहाँ पर आपने देखा कि बालक के जो सिद्धांत है, बालक के विकास के सिद्धांत, वह आज पूरा हो रहा है। यह चैप्टर 2 आज फिनिश्ड हो रहा है। यह टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटा है और सीमित समय में हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए आज का यह जो टॉपिक है मात्र एक एपिसोड का है कि बाल विकास के सिद्धांत, इसको फिनिश्ड हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बताया गया आज का यह टॉपिक, पढ़ाया गया टॉपिक, समझाया गया टॉपिक आपको निश्चित रूप से आपकी CTET को क्रैक करने में मददगार साबित होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट्स के साथ हमारे मनोबल को बढ़ाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे पुनः एक नए टॉपिक पर हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी तथा तब तक आप अपने आप को स्वस्थ रखें, मन लगा करके पढ़ाई करें, अपने उज्जवल भविष्य में लगे रहें। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से नए टॉपिक पर, नए विषय वस्तु के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आप जय हिंद, जय भारत।